हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में ये सेट नंबर हमारा 46 है। इस सेट का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं कोर्सेरा यूपीएससी और वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेट में टोटल 15 MCQ हैं। आप प्रयास कीजिएगा इसमें अपना बेस्ट देने का, जिससे आप परफॉर्म कर पाएँ, मतलब बेहतर कर पाएँ और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएँ। अगर इस सेट में आप 5 से 7 सही करते हैं तो भी ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी में इसमें हो, आप एक भी सही करते हैं तो भी आप बताइए, आप एक सही कर पाएँ। और अगली बार आप प्रयास कीजिएगा 1 से 2 हो, 2 से फिर 0 ना हो, 1 से 2 हो, 3 हो, 4 हो। आप ऐसे अपग्रेड करते जाइए धीरे धीरे, जिससे होगा क्या कि आपके परफॉर्मेंस का आपको भी होगा, इवेल्युएट करते रहेंगे, आपको अंदाज़ा लगेगा कि आप बढ़िया कर पा रहे हैं। और प्रीलिम्स के से पहले आप इतना अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे जिससे आप कॉन्फिडेंट होकर के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे जो क्वेश्चन आसानी से नहीं सॉल्व किए जा सकते थे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लेटिपस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया। कथन 2 दिया है, प्लेटिपस एक जहरीला स्तनधारी जीव है। कथन 3 दिया है, इनमें इलेक्ट्रोलोकेशन की शक्ति होती है। कथन 4 दिया है, इसे IUCN की रेड लिस्ट में नियर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें इसमें से एक एक को, तो ये विश्व का पहला अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। 2 देखें तो ये एक जहरीला स्तनधारी जीव है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये एक जहरीला स्तनधारी जीव है और इनमें इलेक्ट्रोलोकेशन की शक्ति होती है। इलेक्ट्रोलोकेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, बी दूसरा व्यक्ति है। अगर ये व्यक्ति थोड़ा सा मोशन करता है, मतलब हिलता डुलता है, तो इसकी जो मांसपेशियाँ होंगी वो वाइब्रेट करेंगी। उस वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलोकेशन अगर इस व्यक्ति के अंदर शक्ति है, तो इस इंसान का यहाँ होने का अंदाज़ा ये लगा लेगा। मतलब ए बी के होने का अंदाज़ा लगा लेगा किससे, उसके मांसपेशियों के गमन की वजह से। मतलब हिलेंगी तो उसमें से जो ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा के आधार पर ये पहचान लेगा कि यहाँ पे हैं, फिर ये इनका शिकार कर लेगा। तो ये जो है प्लेटिपस, ये इनका अपने शिकारी का ऐसे अपने मतलब जो भी शिकार होता है उसका शिकार करने के लिए किसका उपयोग करता है, इलेक्ट्रोलोकेशन का उपयोग करता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। अगर 4 देखें तो IUCN के रेड लिस्ट में नियर संकटग्रस्त है, नियर थ्रेटन है ये। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है, डी इसमें करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये दिखता है। इसका नो को माउथ होता है वो बत्तख की तरह होता है। इसमें इलेक्ट्रोलोकेशन का उपयोग करता है ये जीव का शिकार करने के लिए। उसके पेशी जो होते हैं संकुचन के द्वारा विद्युत उत्पन्न तरंगों का ये पता लगा लेते हैं, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलोकेशन करते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देखें तो ये जहरीला स्तनधारी जीव है और ऑस्ट्रेलिया संरक्षणवादियों ने प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभयारण्य बनाए जाने की योजना बनाई है। इससे होगा क्या कि प्लेटिपस के प्रजनन पुनर्वासन को बढ़ावा दिया जा सके, जो जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग विलुप्त होने के कगार पे है। मतलब जलवायु परिवर्तन के ये भी शिकार हो रहे हैं, तो इसके लिए ये काम किया जा रहा है। अगर देखें IUCN स्टेटस में तो निकट संकटग्रस्त इनकी स्थिति है, IUCN स्टेटस। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य यह सफ़ेद विश्व में सफ़ेद बाघों और मेलिनेस्टिक टाइगर का पहला प्रजनन केंद्र है। कथन 1 दिया है। कथन 2 कह रहा है, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखें नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य, तो ये विश्व का सफ़ेद बाघों और मेलिनेस्टिक टाइगर का पहला प्रजनन केंद्र है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें एक तो सही हो जाता है। दूसरा देखें चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, ये चिल्का झील एशिया की जो है ये सबसे बड़ी है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, तो ये करेक्ट हो जाता है। ऐसे में हमें आंसर मिलता सी। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही आंसर है। आप यहाँ पे कुछ विवरण दिए हुए हैं, देख सकते हैं। अभी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ पे भीषण आग लगने की घटना देखी गई। अच्छी बात यह है कि वो कोर जोन में नहीं पहुँची थी आग, मतलब बाहरी बफर जोन में ही थी, कोर जोन में वो आग नहीं पहुँची हुई थी। तो सिमलीपाल का अर्थ क्या होता है, सिल्क कॉटन, मतलब ये होता है सिल्क से संबंध से जोड़ के इसको बनाया गया सिमली। सिमुल का अर्थ होता है सिल्क और कॉटन। जो आप लोगों ने देखे हुए सिमुल का पेड़ होता है एक, तो वहाँ उससे काटन निकाला जाता है, तो उसी के आधार पे इसको बनाया गया, सिमलीपाल नाम दिया गया। अब देखें इसको आधिकारिक रूप से इसको कब दिया गया था टाइगर रिजर्व के लिए। इसको देखिए 1956 में इसकी अवस्थिति को देखते हुए इसको टाइगर रिजर्व के रूप में चयनित किया गया था और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया था तो उसके अंतर्गत इसमें सम्मिलित कर लिया गया था। इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था और 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया था भारत सरकार ने। आपको पता होगा भारत सरकार भी घोषित करती है, राज्य सरकारें भी, तो भारत सरकार ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। दूसरा चीज़ देखें 2009 में इसको यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसको सम्मिलित कर लिया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित कर लिया गया था। सिमलीपाल कुलडीहा हथगढ़ हाथी रिजर्व भी इसमें है।
तो आप इसकी बात याद रखिएगा ये चीज़ें। कुछ अन्य चीज़ें देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उड़ीसा के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में है राष्ट्रीय उद्यान एक है, वो कौन सा, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए यहाँ लुप्त प्राय खारे पानी के मगरमच्छ यहाँ पे सबसे बड़े समूह यहाँ पे निवास करता है, कहाँ, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। और इसके कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं, जैसे कि बदरमा वन्य जीव अभ्यारण्य। बदरमा वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ साल वन वृक्षों उपस्थित है, कहाँ पे, बदरमा वन्य जीव अभ्यारण्य में। अगर दूसरा देखें चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य तो जानते होंगे, ये झील एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील हो जाती है। हथगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, हथगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहीं पे है। अगर नाम पूछ ले आपसे, पूछ ले लोकेशन किधर कौन से हैं, तो आप ऐसे याद कर पाएंगे। बैसी पल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर दूसरा देखें कोटगांव वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य यहीं पे, जो सफ़ेद बाघों के लिए और मेलिनेस्टिक टाइगर रिजर्व का पहला प्रजनन केंद्र भी है, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य। लखारी घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी यहीं पे है, कहाँ पे है, उड़ीसा में। गहीरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो गहीरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में तो जानते होंगे, ओलिवर रिडले कछुए के लिए प्रजनन केंद्र है ये, कौन सा, गहीरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाओ धान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बाओ धान के बारे में आपको बताना है। कथन एक दिया है, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना उगाया जाता है, किसको, बाओ धान को, यहाँ बाओ धान है। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा दिया है एंथोसाइनिन नामक तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, अतः इसे रेड राइस कहा जाता है। तीसरा दिया हुआ है, इसका निर्यात नहीं किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है आप बढ़िया परफॉर्म कर पा रहे होंगे और अभी आपने जो लगाया होगा बिल्कुल सही लगाया होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी अमेरिका को निर्यात किया गया है ये, तो ये गलत हो जाता है। अगर पहला देखें तो ये असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। जैविक मतलब इसको उगाया जाता है बिना किसी रासायनिक उर्वरक के उपयोग के बिना। दूसरा चीज देखें तो एंथोसाइनिन नामक तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग रेड हो जाता है, अतः इसको रेड राइस कहा जाता है। तो दोनों सही है, एक और दो जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है। उम्मीद आपने भी सही किया होगा इस चीज़ को, अगर थोड़ा सा भी आप करंट अफेयर पे ध्यान देते होंगे तो। देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें कुछ आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है बाओ धान में। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना रासायनिक उपयोग के उगाया जाता है ये। एंथोसाइनिन के कारण इसका रंग लाल होता है। तो आप ये याद रखिएगा एंथोसाइनिन, इसका पूछ सकता है कि एंथोसाइनिन अभी न्यूज में था, क्यों न्यूज में था, इसका संबंध क्या है, तो आप इसे पूछा जा सकता है। तो अब याद रखिएगा वहाँ पे विकल्प में आपको मिल सकता है। तो इसकी वजह से ये इसका रेड लाल रंग होता है। और दूसरा चीज़ देखें तो इसकी मतलब चावल निर्यात की क्षमता बढ़ाने के लिए में भी ये मुख्यतः भूमिका निभा सकता है। अभी पहली खेप अमेरिका को भेजी गई है और इसके तरह मतलब इसको और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। आपको पता होगा हमारे वहाँ से बासमती राइस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, फिर अन्य भी राइस एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें बासमती प्रमुख होता है। हो सकता है ये भी इन फ्यूचर में भी बासमती को रिप्लेस करके आगे निकल जाए। तो ये बातें याद रखिएगा। इसमें लौह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसको बिना किसी रासायनिक उर्वरक के उपयोग किया जाता है, मतलब तैयार किया जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नागरिकता के से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया किससे संबंधित, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। कथन 2 कह रहा है नागरिकता अधिनियम 1955 प्राप्त करने के लिए केवल जन्म के आधार पर माना जाता है। अगर किसी को नागरिकता देना है तो वो केवल यहाँ पैदा हुआ हो तो ही उसको नागरिकता मिल सकती है। कथन 2 कह रहा है। कथन 3 कह रहा है अवैध प्रवासन पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें निर्वासन या कैद किया जा सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे 2 को कट कर दिया है, मतलब नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के लिए केवल जन्म को आधार मानता है, तो बिल्कुल गलत है, केवल जन्म को नहीं मानता है। सी जिन लोगों ने लगाया था बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया नागरिकता संबंधित प्रावधान। दूसरा तीसरा कथन जो है अवैध प्रवासन पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है, उसे निर्वासित या कैद किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। वैसे भारत इससे करता नहीं है, बहुत सारी छूट दे देता है उनको, कुछ समय के लिए रहने के लिए दे देता है और उनको अपने देश वापस जाने के लिए भी मौका देता रहता है भारत। उन पर मुकदमा नहीं चलाता, उनको भी मतलब अरेस्ट भी नहीं करता है। यहाँ देखिए एक अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता देना है तो किस तरीके से दिया जाता है। पहला जन्मजात हो सकता है, वंशानुगत होता है, पंजीकरण के द्वारा होता है, देशीकरण के द्वारा और क्षेत्रीय अन्य मतलब किसी कोई क्षेत्र भारत में मिला लिया गया तो वो खुद ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो अभी न्यूज़ में तो क्यों था, तो देशीकरण वाला न्यूज़ में था क्योंकि इसमें छूट दी गई है। तो अभी बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की कर प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है
संविधान के अनुच्छेद, सॉरी यहाँ पे कर पड़डाली हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन बस इसने कट कर लीजिए, बाकी देखिए संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित नियम उच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र की नींव रखते हैं। अब इनमें थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, निम्नलिखित के बारे में कथनों पर विचार किए, बस इतना समझिए। दूसरा दिया हुआ है, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में दिए गए हैं। कथन 3 कह रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय अदालती प्रणाली के शीर्ष पहुंचते हुए भारत की संघीय अदालत और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को प्रतिस्थापित किया था। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया डी, उनका बिल्कुल सही है, इसमें से सभी सही हैं। आप यहाँ पे थोड़े विवरण देख सकते हैं। देखिए पहला चीज़ देखिए, तो आर्टिकल अनुच्छेद 124 से 147 तक क्या प्रोविजन किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र की से संबंधित विवरण दिए गए हैं, और ये एक अपीली अदालत है। वो किस तरह का मतलब अपील किया जा सकता है यहाँ? तो यहाँ राज्यों के बीच विवाद से संबंधित, संघ राज्य और राज्य के बीच में विवाद से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित और मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित याचिकाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती हैं। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें तो इसने संघीय अदालत और प्रिवी काउंसिल को प्रतिस्थापित किया था। कौन? सुप्रीम कोर्ट ने। ये 2 बातें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, समानता का अधिकार, सामने दिया अनुच्छेद 14 से 18। कथन 2 दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार, सामने दिया हुआ अनुच्छेद 19 से 22। कथन 3 दिया है, शोषण के खिलाफ अधिकार, तो सामने दिया हुआ अनुच्छेद 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 दिया हुआ। तो बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद बिल्कुल सही मिलान है उनके मौलिक अधिकार और अनुच्छेद से संबंधित? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें सी, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ देखें शोषण के खिलाफ जो अनुच्छेद है, शोषण के खिलाफ अधिकार के लिए जो अनुच्छेद प्रोवाइड कराए गए हैं वो हैं 23-24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया है? 25 से 28 में। तो 2 और 3 गलत, 3 और 4 गलत हो गए, ऐसे में हमें मिलता है आंसर सी करेक्ट है। अगर समानता का अधिकार की बात की जाए तो 14 से 18 में दिया हुआ है समानता का अधिकार, और यहाँ देखें दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से 22 में दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। तो जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया हुआ, शोषण के खिलाफ अधिकार 23 से 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया हुआ है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29-30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। अगर आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। कथन 2 कह रहा है, भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। कथन 3 कह रहा है, ये उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। तो बताइए इनमें से भारतीय संविधान के आपात जो उपबंध हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने सही लगाया होगा। डी जिन लोगों ने लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप यहाँ देख सकते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया, अर्थात यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया गया है, और दूसरा चीज़ देखें राष्ट्रपति शासन तो 356 में दिया हुआ है, और वित्तीय आपातकाल 360। अगर आप यूपी पीसीएस या अन्य कोई एग्जाम देते हैं तो इन आर्टिकल से आपसे संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। रिप्लेस इधर उधर कर देते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इनको बस याद रखिएगा। अगर यूपीएससी देते तो यूपीएससी ऐसे डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन नहीं बनाती है। दूसरा चीज़ देखें तो ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने के लिए क्या करता है, उनको शक्तियाँ प्रदान करता है कि वो उनसे निपटने के लिए क्या क्या कर सकता है। दूसरा चीज़ देखें तो इन उपबंधों को भारत शासन अधिनियम 1935 से सीधे यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर मतलब अपना लिया गया था। भारतीय संविधान के भाग 18 में ये अनुच्छेद 52 से लेकर 60 तक आपातकाल से संबंधित प्रोविजन किए गए हैं। उद्घोषणा कैसे किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की? तो बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है। पहले इसकी जगह पे क्या था राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में? पहले इसकी जगह था आंतरिक अशांति, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द उपयोग कर लिया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसके आधार पर आपातकाल लगाया था, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया। आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। अब उसके जगह क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। अब कोई हथियार ले करके विद्रोह करेगा तो वहाँ पर लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेस्ट फूड इंडेक्स
तो फूड वेस्ट इंडेक्स के बारे में आपको बताना है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक दिया है विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत, 2 दिया है खाद्य एवं कृषि संगठन, 3 दिया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और 4 दिया है मतलब डी दिया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिप। तो बताइए इनमें से किसके द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स जारी किया जाता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यूनिप लगाया बिल्कुल करेक्ट है, यूनिप इसको जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है कौन सा? फूड वेस्ट इंडेक्स। आप यहाँ देख सकते हैं फूड वेस्ट इंडेक्स जारी करने का उद्देश्य क्या है। तो फूड वेस्ट इंडेक्स जारी करने का उद्देश्य ये है कि जो खाने बर्बाद करते हैं लोग, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और मतलब SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना। क्योंकि भारत के साथ साथ विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग खाने के लिए भूखे मरते हैं। जैसे कि आप ले सकते हो सोमालिया, अफ्रीकन बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे भूख के कारण लोगों की बहुत भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस मतलब फूड वेस्ट जो होता है इसको कंट्रोल करने के लिए लोग कम करें खाने को बर्बाद, तो इसीलिए यूनिप इसको रिपोर्ट को जारी करता है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें तो देखिए ये इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वर्ष 2019 में लगभग 931 मिलियन टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था, मतलब खाने को बर्बाद किया गया था 931 मिलियन टन। दूसरा चीज़ देखें यहाँ पे, जिसमें से 61% घरों से हुआ था वेस्ट, और 16% जो था मतलब रेस्टोरेंट में बर्बाद हुआ था, 26% रेस्टोरेंट में बर्बाद हुआ था, और 13% जो खुदरा मतलब सड़कों पे बेचते हैं लोग या फिर अन्य तरह छोटे छोटे बेचते हैं उनके द्वारा 13% लगभग बर्बाद किया गया था। तो इस तरीके से बर्बाद किया था। इसके संबंध में डेटा देता है मतलब यूपीएससी तो डायरेक्ट बस इंडेक्स के बारे में आपसे पूछ सकती है। अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी फूड वेस्ट इंडेक्स के बारे में जिक्र कर सकते हैं कि किस तरीके से SDG को अचीव करने में सहायता कर सकता है और लोगों को मौलिक रूप से इन्फोर्स करता है कि वो कैसे खाने को बर्बाद ना करें। जैसे कि आप इस इंडेक्स को देखने के बाद आप हो सकता है कि इन फ्यूचर आप कभी भी खाने को बर्बाद ना करें। तो इस तरीके से मतलब समझ लिए कि इथिकल तरीके से प्रेशर डालता है लोगों पे कि लोग खाने को बर्बाद ना करें, और गवर्नमेंट को भी ये कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि वो खाने को बर्बाद करने से बचे। जैसे कि हमारे वहाँ आपको पता होगा कि FCI के गोदामों में बहुत सारे अनाज सड़ जाते हैं, तो उसको भी रोकने के लिए ये गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करेगा कि गवर्नमेंट इसको संरक्षित करे। चलिए अभी FCI से संबंधित एक और क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में बीमा लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी इनकी नियुक्ति की गई है इसीलिए न्यूज में है। कथन 1 दिया है इसकी शक्तियाँ कार्य और कार्यालय की शर्तें आदि बीमा लोकपाल अधिनियम 2017 द्वारा निर्धारित किए गए हैं। कथन 2 दिया है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह पुनर्नियुक्ति की योग्य होता है। कथन 3 दिया है बीमा कार्यकर्ताओं एजेंटों दलालों और अन्य मध्यस्थों की सेवाओं में कमियों और इसके आधार पर इसके दायरे में आते हैं। मतलब ये जो भी बीच के दलाल होते हैं, बीमाकर्ता होते हैं, एजेंट होते हैं और कुछ अन्य मध्यस्थों होते हैं, उनकी सेवाएं जो होती हैं उनमें जो कमियां आती हैं अब इसके दायरे में आ गई हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों ने यहाँ पे देखा इनका कार्यकाल 5 वर्ष और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, इसके हिसाब से इसको कट किया है, तो बिल्कुल सही काम किया आपने। इसमें जैसे ही आप कट करेंगे आप आंसर के करीब जा सकते हैं। आप 50-50 आपके पास गेम हो जाएगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में 50-50 जब हो जाए तो आप अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। तो जिन लोगों ने इसमें रिस्क लेकर अटेम्प्ट किया है बी, उनका बिल्कुल करेक्ट है, बी इसमें सही आंसर है। आप यहाँ पे ब्यूरो देख सकते हैं। देखिए केंद्र सरकार द्वारा बीमा लोकपाल की स्थापना की गई है बीमा निकाय और विकास प्राधिकरण मतलब इरेडा के द्वारा अधिनियम 1999 के द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिनियम 1998 के अंतर्गत किसका स्थापना किया गया? बीमा लोकपाल के अंतर्गत के लिए बीमा लोकपाल अधिनियम 2007 के तहत इनको स्थापित किया गया था। इसमें क्या प्रोविजन किए गए थे? इनकी शक्तियाँ कार्य और कार्यालय की शर्तें दी गई हैं किसमें? बीमा लोकपाल अधिनियम नियम 2017 में दिए गए हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। अधिकतम 70 वर्ष तक ये कार्य कर सकते हैं और पुनर्नियुक्त इनकी की जा सकती है। और इसमें बीमा लोकपाल के दायरे में दलालों और मध्यस्थों एवं अन्य सभी एजेंट आते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है, ये सबसे अच्छी बात है। ऑनलाइन शिकायत, ऑफलाइन में करप्शन होने का संभावना होता है, ऑनलाइन करने पे कोई करप्शन होने की संभावना नहीं होती है। हाँ ये है डिले होता है लेकिन हो जाता है, क्योंकि इसे इस तरीके से यहाँ पे कितनी शिकायतें आई हैं कितनी पेंडिंग है ये भी तो निगरानी होता है। तो इस ऑनलाइन करने से शिकायत तो होगी, दर्ज कर सकते हैं और करप्शन भी रुकेगा इसी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है यह UAE की वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। दूसरा कह रहा है कि भारतीय वायुसेना वर्ष 2021 में पहली बार इस अभ्यास में भाग लेगी। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है
सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे भारतीय वायुसेना पहली बार इसमें भाग लेगी और ये यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना द्वारा आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये, डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यूएई के अल धफरा एयरबेस में, अल धफरा बेस एयरबेस में 3 से 27 मार्च 2021 तक आयोजित होने वाला है, जिसमें भारतीय वायुसेना पहली बार भाग लेगी। और इसमें देखिए तो कौन कौन प्रतिभागी हैं, तो यूएई खुद ही है, भारत भी है, संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएसए भी है इसमें, फ्रांस है, सऊदी अरब भी है और दक्षिण कोरिया और बहरीन भी की वायुसेनाएं इसमें सम्मिलित होंगी। अब भारत की तरफ से कौन सा जाएगा, तो इसमें 6 सुकोई जाएंगे, सुकोई 30 और MKI-R की 2 C-17 विमान ग्लोबल मास्टर इसमें सम्मिलित होंगे। IL-70 टैंकर विमान भी इसमें भाग लेंगे। तो ये सब चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है कौन कौन भाग लेंगे इससे मतलब नहीं है, बस आप याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूएई, भारत और यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन, इतने देश इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और ये एनुअल है, बाई एनुअल नहीं है, मतलब द्विवार्षिक नहीं है, वार्षिक है ये। और ये देखिए ये चीज़ याद रखिए कहाँ पे हो रहा है, तो अल धफरा एयरबेस में हो रहा है जो कि यूएई का है। इतनी सारी बातें याद रखिएगा। इसमें ये भी याद रखिएगा कि भारतीय वायुसेना पहली बार इसमें सम्मिलित हो रही है, पार्टिसिपेट भारतीय वायुसेना पहली बार कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लैक ब्राउन बेबलर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक ब्राउन बेबलर के संबंध में कथन 1 दिया है, यह एक पक्षी है जिसकी खोज हाल ही में इंडोनेशिया के कालिमंतन में की गई है। कथन 2 दिया है, आईसीएन के रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त सूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने 1 लगाया बिल्कुल सही है। ये देखिए एक ब्लैक ब्राउन बेबलर एक पक्षी है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको संकटग्रस्त इंडेंजर्ड नहीं रखा गया है क्योंकि इसके बारे में कोई खास डेटा नहीं उपलब्ध है। तो इसको किस सूची में रखा गया है, इसको रखा गया है, यहाँ पे तो दिया नहीं है, मतलब इसके बारे संबंध में डेटा दिया है नहीं, मतलब आईसीएन के डेटा डिफिशियंसी में रख दिया गया इसको, क्योंकि इसके बारे में कोई डेटा मिला नहीं है। देखिए 1840 के दशक में एक ईस्ट इंडस अभियान चलाया गया था, ईस्ट इंडस अभियान, उसमें इस पक्षी को पाया गया था, ब्लैक ब्राउन बेबलर नाम दिया गया था उसको, लेकिन फिर अभी इसको पाया गया है, देखा गया। तो बस इसने याद रखिएगा कि ये कहाँ पाया गया, इंडोनेशिया में पाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉरी फोटो लगाना हमने भूल गए, तो आप फोटो लगा लीजिएगा, मतलब सर्च करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, बेटर देन कैश अलायंस। बेटर देन कैश अलायंस सरकारों की एक साझेदारी है जो भौतिक नकद के लेन देन को समाप्त करने और जिम्मेदार डिजिटल भुगतान के विकल्प पर केंद्रित है। बेटर देन कैश अलायंस के संबंध में आपको बताना था। कथन 2 दिया है, भारत वर्ष 2015 में बेटर देन कैश अलायंस का सदस्य बना। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही लोगों को पता होता है, अगर आप मौके से देख लिए इसका करंट अफेयर तो ठीक है, नहीं देखे तो फिर ऐसे क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। तो आप इसको कैसे लगा सकते हैं ट्रिक से, तो आप इसको समझिए। देखिए किसी भी देश में आप एक छोटे से सब्जी लेने जाएंगे, सब्जी वाला क्या करेगा, आपको कैश में ही देगा ना, ऐसा तो थोड़ी है कि वो मतलब मशीन लेकर के कैश में आपसे कार्ड से स्वाइप करा गया, वो नहीं करा सकता ना। तो अब ऐसे यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है कि क्या करने के लिए, नगद जो भौतिक मुद्रा होती है उसको लेन देन को समाप्त करने के लिए, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कैश हमेशा जारी रहेगा, ये कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता कैश मुद्रा। तो अब इस तरीके से इसको गलत कर सकते थे। ये बात सही है कि डिजिटल मुद्रा को विकसित करने पे उनको मतलब और ज़्यादा उपयोग करने पे बल देता है, तो बेटर देन कैश अलायंस, लेकिन ये समाप्त करने की बात नहीं करता। अब इस तरीके से इसको करते तो सही कर लेते। भारत वर्ष 2015 में इसमें सम्मिलित हुआ था, तो बिल्कुल सही है, 2 इसमें करेक्ट आंसर था सही, बाकी पहला इसमें गलत था। आप यहाँ देख सकते हैं BTCA बेटर देन कैश अलायंस सरकारों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक साझेदारी है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल भुगतान को, जो डिजिटल कैश लेन देन है उसको तीव्र करने के लिए काम करता है। और देखिए भारत सरकार जो प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलताओं की कहानियों को साझा करने के लिए वर्ष 2015 में बेटर देन कैश अलायंस में सम्मिलित हुआ था। और भौतिक लेन देन को समाप्त करना नहीं चाहता, ये उसको डिजिटल मतलब और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता है डिजिटल करेंसी को, ताकि नगद को और बेहतर किया जा सके, मतलब कम से कम लोग कैश यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली करेंसी यूज़ करें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अन्य चीज़ें यहाँ पे देखें, इसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष करता है, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड करता है, और इसके कुछ स्थानीय मतलब क्षेत्रीय जो निकाय हैं, कार्यालय हैं, वो इसके लिए काम करते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क में है, बोगोटा में है, डकार में है, ढाका में है, किगाली में है, लंदन में है, मनीला में है और नई दिल्ली में है।
ये सभी उसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, यहाँ से काम किए जाते हैं इसके संबंध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, UNFCCC का सचिवालय जर्मनी में स्थित है। कथन 2 दिया है, UNFCCC क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते की मूल संधि है। कथन 3 दिया है, पेरिस समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसने क्योटो प्रोटोकॉल को प्रतिस्थापित किया था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया है बिल्कुल सही है, इसमें डी करेक्ट आंसर है, सभी सही हैं। इसका सचिवालय जर्मनी में स्थित है। दो देखें इसमें, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते को भी की मूल संधि है ये, और इसने क्या किया था, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी भी है। अब यहाँ पे आसानी से समझ लीजिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रति जो खतरे उत्पन्न होने वाले हैं, तो उन खतरों को जो भी विश्व के लोग हैं, मतलब देश हैं, कंट्री हैं, तो प्रतिक्रिया जो करते हैं उनका समर्थन करता है कौन, UNFCCC। और इसका सचिवालय कहाँ पे है, तो जर्मनी के बान में स्थित है इसका सचिवालय। इसमें कितनी सदस्य सम्मिलित हैं, इसके 197 पार्टियां इसमें सम्मिलित हैं। और 2015 में पेरिस समझौते के मूल संधि को ये क्या किया था, 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल संधि में भी ये दोनों में सम्मिलित है ये, मतलब किसे, 2015 के पेरिस संधि और 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल संधि, ये दोनों से सम्मिलित है, दोनों के लिए काम करता है। अगर पेरिस समझौते की बात करें तो COP21 के रूप में भी जाना जाता है इसको, और ये पर्यावरण समझौता था जिसे 2015 में जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए अपनाया गया था। किसको, पेरिस समझौते को। आपको पता होगा कि USA से निकल चुका था, फिर से दोबारा जो बाइडेन आए हैं तो इसमें दोबारा मतलब फिर से सम्मिलित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए कब तक सम्मिलित हो जाते हैं। तो अगर देखें इसमें लास्ट में इसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया था जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। प्रारंभिक समझौते में से एक था जो जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, आप इस बात को याद रखिएगा। ये जो संधि है ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, और इसने किसका स्थान लिया था, तो क्योटो प्रोटोकॉल, तो पेरिस जलवायु समझौते के रूप में लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, महानदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। कथन 2 दिया है, यह नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। कौन, महानदी। कथन 3 दिया है, भारत के सबसे ऊंचे बांध का निर्माण महानदी पर किया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें आसानी से इसको सॉल्व किया है कि भैया भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो आप इसको कट कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये दक्षिण भारत की नदी हो जाती है, तो दक्षिण भारत की नदी भी ये सबसे बड़ी नहीं है, तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा चीज़ इसको देखें, अगर आप एक को कट करते हैं तो अभी भी 50-50 गेम पड़ा हुआ है। भारत के सबसे ऊंचे बांध का निर्माण महानदी पर किया गया है। क्या किया गया है आप बताइए। जिन लोगों ने 3 को भी कट कर दिया है तो उनका बिल्कुल सही काम किया, आपका आंसर हो जाता है केवल 2 इसमें सही है, क्योंकि इसकी जो कैचमेंट एरिया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर, मतलब इन राज्यों में सम्मिलित हैं। आप दूसरा चीज़ यहाँ पे ब्यूरो देखिए, तो भारत महानदी तंत्र गोदावरी कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी मतलब नदी है ये। उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है, ये तीसरी है दक्षिण भारत की, लेकिन इससे सबसे बड़ी कौन है, तो गोदावरी और कृष्णा है, और ये उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। इसका जो कैचमेंट एरिया देखें, जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ हो जाता है, मध्य प्रदेश होता है, उड़ीसा होता है, झारखंड होता है, महाराष्ट्र हो जाते हैं। ये 5 राज्य हैं जहाँ पे इसके मतलब जल ग्रहण क्षेत्र फैले हुए हैं। दूसरा चीज़ देखें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पे है, तो टिहरी पे है, जो उत्तराखंड के राज्य के गढ़वाल जिले में स्थित है। और ये बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा, टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे स्थित है। आपसे ये पूछा जा सकता है, ये फैक्ट है, इसको बस ध्यान रखिएगा। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। जहाँ ये नदियाँ दोनों मिलती हैं उस जगह को कहते हैं स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितने है, 261 मीटर है। अब ये फैक्ट है, ये भी याद करिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचा और बड़ा बांध है, ऊंचा और बड़ा दोनों बांध है यही। विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है ये, और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है। 5वां सबसे ऊंचा बांध है लेकिन 8वां सबसे बड़ा है, 8वें नंबर पर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी नीति आयोग ने अपने एक वर्कशॉप में इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था, तो इसीलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके तहत लाभार्थी को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। कथन 2 दिया है, इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के तहत केवल परिवारों को खाद्य की मांग को पूरा करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है।
क्या ये बीपीएल परिवारों को ही केवल खाद्यान्न उपलब्ध कराता है, या फिर ये जो भी लाभार्थी हैं उनको मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराता है? कौन? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया बिल्कुल सही है। ना ये मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराता है और ना ही केवल बीपीएल को एक्सेप्ट करता है। ये बीपीएल के आधार अगर मतलब इसके अलावा अंत्योदय चलता है, बहुत सारे प्रोविजन है जिनके आधार पर चयन किया जाता है कि जो समाज के गरीब वर्ग हैं उनका चयन किया जाता है। और कौन करता है? तो राज्य सरकारें करती हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको देख लिया था। नीति आयोग ने अपने एक डिस्कशन पेपर में क्या कहा था कि इसके जो भी कवरेज एरिया हैं उनको कम किया जाए, जैसे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इनके कवरेज को कम किया जाए। 60% कर दिया जाए किनको? ग्रामीण को कर दिया जाए और शहरी को कर दिया 40%। मतलब अभी करंट में कितना है इसको कवरेज एरिया? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में तो 75% जनसंख्या कवर होती है और शहरी क्षेत्र में लगभग 50% जनसंख्या कवर हो जाती है। इसमें 50% शहरी आबादी कवर होती है किसके अंतर्गत? मतलब यहाँ पे देखेंगे तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत इतने लोग सम्मिलित होते हैं। ग्रामीण में कितने हैं? 75% और शहर में 50% लोग हैं। तो अभी नीति आयोग ने ये बोला है कि क्या किया जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको 60% कर दिया जाए, मतलब 15% कम कर दिया, और जो शहरी है उनमें 10% की कमी कर दिया जाए। मतलब इसकी सिफारिश गवर्नमेंट को दी है। गवर्नमेंट देखिए इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को 10 सितंबर, याद रखिएगा अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। इसके लाभार्थी को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य पर मतलब गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इसको कैसे प्रोवाइड कराया जाता है? तो आप लोग देखे होंगे जो रियायत दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एक दुकान होती है छोटी सी, वहाँ पे राशन प्रोवाइड किया जाता है। उस कौन से अधिनियम के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है? अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाता है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कुछ ये फैक्ट थे। आज की सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। आपका जो भी सही हुआ हो आप नीचे जरूर बताइए कि आपने कितना परफॉर्म किया।